बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे माया की एक अहम ख़ासियत इवेपोरेशन के हवाले से, इसकी तारीफ़ समझेंगे और मिसाल की मदद से इसका कंडेंसेशन के साथ मुवाजना भी करेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। माया हालत, इससे पहले हम गैस हालत को बड़ी तफसील के साथ समझ कर आए हैं। आज हम बात करते हैं माया हालत की। तो सबसे पहले माया हालत की तारीफ़ करते हैं कि माया हालत है क्या। मादे की वो हालत जिसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, अलबत्ता ख़ास वॉल्यूम होता है, माया कहलाती है। ऐसी हालत जिसकी शक्ल तो कोई ख़ास नहीं होगी लेकिन वॉल्यूम उसका ख़ास होगा, ऐसी हालत को हम माया हालत का नाम देते हैं। आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि माया को जिस बर्तन के अंदर डाला जाता है, माया उस बर्तन की शक्ल के मुताबिक अपनी शक्ल को ढाल लेती है। आप किसी कप के अंदर किसी माया को डालते हैं तो जिस तरह के कप की शक्ल होगी उसी तरह के अंदर माया की शक्ल आ जाएगी। अगर किसी गिलास के अंदर डालते हैं तो जिस तरह की गिलास की शक्ल होगी उस तरह के अंदर मौजूद माया की शक्ल होगी। या किसी और बर्तन के अंदर, तो खैर मैं ये लिखता चलूँगा कि माया जिस बर्तन में रखी जाए उसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आगे है माया की खसूसियात, अहम खसूसियात माया की। जैसे गैसों की आपने खसूसियात पढ़ी हैं, बिल्कुल इसी तरह से माया की कुछ अहम खसूसियात। बहुत सी खसूसियात हैं, जैसा कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का अमल ज़ाहिर करती हैं माया। इवेपोरेशन के साथ साथ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी रखती हैं माया। वेपर प्रेशर के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन, या माया की डेंसिटी। ये माया की कुछ अहम खसूसियात हैं जो कि हमारी टेक्स्ट बुक भी इन खसूसियात की तफसील पेश करती है। ये 6 के करीब माया की अहम खसूसियात को बयान किया गया है। पहले नंबर पर है माया की जो एक अहम खसूसियत, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन समझते हैं, ये क्या है? मैं ये बात एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर एशन आ जाए, जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन, एशन, एशन जैसा, अगर एशन जैसी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब वो लफ्ज़ नहीं, वो लफ्ज़ किसी अमल को ज़ाहिर कर रहा है। तो इवेपोरेशन असल में एक अमल को ज़ाहिर करता है। अब ये कैसा अमल है? ऐसा अमल
जिसके दौरान माया बुखारात या वेपर्स में तब्दील हो, इवेपोरेशन कहलाता है। ऐसा अमल जिसके ज़रिए माया गैसी हालत में तब्दील हो जाए, वेपर्स के अंदर, बुखारात के अंदर तब्दील हो जाए, ऐसे अमल को क्या नाम दिया जाता है? इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। इस अमल की कुछ खुसूसियात अगर मैं आपको बताता चलूं तो इवेपोरेशन का अमल कंडेंसेशन के अमल के बिल्कुल मुखालिफ होता है। तो पहले नंबर में लिखूंगा इवेपोरेशन का अमल कंडेंसेशन के अमल के बिल्कुल मुखालिफ होता है। अब कंडेंसेशन एक कैसा अमल है जिसके मुखालिफ इवेपोरेशन है? इवेपोरेशन माया का बुखारात में तब्दील होना, और कंडेंसेशन से मुराद यहाँ पे क्या होगी? बिल्कुल इसका मुखालिफ ले लें तो कंडेंसेशन से मुराद है बुखारात का माया में तब्दील होना। बुखारात के माया में तब्दील होने को कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है, और ये तब होता है जब हम किसी गैस के वेपर्स को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर वो माया हालत के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब ज़रा सोचें, अगर बुखारात को ठंडा करके माया हासिल किया जा रहा है तो माया से बुखारात तक आने के लिए फिर क्या किया जाएगा? माया को गर्म किया जाएगा। तो ऐसा अमल जिसमें जिसके दौरान माया बुखारात या वेपर में तब्दील हो जाए, मतलब गर्म करने पर हम इस तरह के अमल को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन का नाम देते हैं। ये पहली खसूसियत याद रखें। दूसरे नंबर पर इवेपोरेशन का अमल या इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है। इवेपोरेशन एक किस तरह का अमल है? एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक अवामल ये कौन से होते हैं? मैं तो लिखूंगा ऐसा अमल जिसके दौरान एनर्जी जज़ब होती है, एंडोथर्मिक कहलाता है। तो एंडोथर्मिक से मुराद कैसा अमल जिसके दौरान एनर्जी क्या होगी? जज़ब होगी। मैं लफ्ज़ी मतलब अगर समझूं तो एंडोथर्मिक ये दो अल्फाज हैं, एंडो और थर्मिक। एंडो का मतलब है अंदर, अंदर मतलब जज़ब होना। कहाँ? किस चीज़ का? थर्मिक। थर्मिक का मतलब है एनर्जी या हीट। एनर्जी या हीट का जज़ब होना। जब किसी चीज़ के अंदर एनर्जी या हीट जज़ब हो जाती है, जमा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये अमल एंडोथर्मिक अमल हुआ है। तो खैर इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है। ये एनर्जी को जज़ब करता है। कोई भी शय एनर्जी को जज़ब करे, कोई भी माया एनर्जी को जज़ब करती है और एनर्जी को जज़ब करके वो बुखारात में तब्दील हो जाती है, तो ये एंडोथर्मिक अमल हुआ। और ये जो तब्दीली हुई इसको हम क्या नाम देते हैं?
इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो मैंने कहा कि एंडोथर्मिक अमल है जिसके दौरान एनर्जी कोई माया एनर्जी को जज़ब करता है। अब जो एनर्जी जज़ब हो रही है उस एनर्जी को भी एक ख़ास नाम दिया जाता है और वो एनर्जी कहलाती है इवेपोरेशन की मोलर हीट। उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? इवेपोरेशन की मोलर हीट। मैंने कहा ना एक एंडोथर्मिक अमल है, मतलब माया से बुखारात तक जाते जाते क्या होगा, एनर्जी जज़ब होगी। जितनी एनर्जी जज़ब होगी किसी माया को बुखारात में तब्दील होने के लिए, उस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है? इवेपोरेशन की मोलर हीट का नाम दिया जाता है। तो मैं इसकी तारीफ लिखूंगा, एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी माया हालत का एक मोल बुखारात में तब्दील होने के लिए नॉर्मल हालात में जज़ब हो इवेपोरेशन की मोलर हीट कहलाती है। कोई भी माया जब बुखारात में तब्दील होगा, कितना माया? एक मोल। हालात कौन से होंगे? नॉर्मल हालात। यहाँ नॉर्मल हालात से मुराद यहाँ पे है कि दर्जा हरारत कितना होगा, ख़ास होना चाहिए, और प्रेशर कोई ख़ास प्रेशर होना चाहिए। तो नॉर्मल हालात से मुराद है ख़ास प्रेशर, ख़ास दर्जा हरारत। और जो ख़ास दर्जा हरारत होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो ख़ास प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये नॉर्मल हालात हैं, ये ख़ास हालात हैं। तो ख़ास हालात में किसी भी माया का एक मोल जब बुखारात में तब्दील होता है तो इस तब्दीली के लिए जितनी हीट को, जितनी एनर्जी को वो जज़ब करता है वो क्या कहलाती है? इवेपोरेशन की मोलर हीट कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास पानी है, ये पानी का एक मोल है जो कौन सी शक्ल में है? लिक्विड में, मतलब माया हालत में है। तो माया हालत से ये बुखारात की शक्ल में तब्दील होने के लिए, वेपर या गैस की हालत में तब्दील होने के लिए ये जितनी एनर्जी को जज़ब करेगा वो एनर्जी इसकी इवेपोरेशन की मोलर हीट कहलाएगी। और इसकी मिकदार जब हम देखते हैं तो ये मिकदार किसके बराबर आती है? 40.7 किलो जूल फी मोल। मतलब कि एक मोल पानी माया से बुखारात में तब्दील होने के लिए इतने किलो जूल, 40.7 किलो जूल एनर्जी को क्या करता है? जज़ब करता है। ये इसकी क्या कहलाती है? इवेपोरेशन की मोलर हीट कहलाती है। मैं इवेपोरेशन के इस अमल का मैकेनिज़्म बयान करता हूँ कि ये किस तरह से होता है। तो इवेपोरेशन का मैकेनिज़्म, इवेपोरेशन का मैकेनिज़्म असल में माया के मॉलिक्यूल्स सीधी हालत में हरकत करते रहते हैं हर वक्त, और हरकत करते हुए मॉलिक्यूल्स की एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब हम माया की बात करते हैं, माया के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स माया के जो हरकत कर रहे हैं, एक सीधी हरकत में मशगूल हैं। उन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक सी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी औसत
कीमत के बराबर होती है, मतलब औसत काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस औसत काइनेटिक एनर्जी से भी बढ़ जाती है। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी औसत काइनेटिक एनर्जी से भी बढ़ जाती है, वो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, वो बढ़ी हुई एनर्जी उन फोर्सेस को ख़त्म कर देती है, और जब उन फोर्सेस का ख़ात्मा होता है तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से आज़ाद होकर अपनी माया की सतह को छोड़कर बाहर निकल आते हैं, और इस अमल को क्या नाम दिया जाता है? इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। तो उसको लिखेंगे किस तरह से कि माया के मॉलिक्यूल्स हर वक्त सीधी लाइन में मोशन करते रहते हैं। हरकत करते हुए तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी औसत काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी औसत एनर्जी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं, या ये एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर गालिब आ जाती है, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़कर बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, और ये अमल इवेपोरेशन कहलाता है। ये बड़ा तफसील के साथ मैंने इवेपोरेशन का मैकेनिज़्म यहाँ पे लिखा है कि माया के मॉलिक्यूल्स सीधी लाइन में हरकत करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स हरकत करते हुए एक जैसी एनर्जी नहीं रखते। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी औसत काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी औसत काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है। एनर्जी जिनकी औसत काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाती है, वो मॉलिक्यूल फ़ौरन माया की सतह को छोड़ते हैं, और माया की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, और इस अमल को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अगर हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो बंद है, तो उस बंद सिस्टम के अंदर कुछ अरसे के दौरान इक्विलिब्रियम भी हासिल हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम के नज़रिए को हम थोड़ा सा आगे चल के आगे आने वाले लेक्चर के अंदर ज़्यादा तफसील से भी समझेंगे।
अगले लेक्चर में हम इवेपोरेशन के मैकेनिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि किस तरह से इवेपोरेशन का दर्जा हरारत के साथ ताल्लुक़ है, किस तरह से इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है और इवेपोरेशन पर कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जो असरअंदाज होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने इवेपोरेशन को बड़ा तफसील के साथ समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।